हेलो एवरीवन, मनोविज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है चिंतन। इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि बालक किस किस तरीके से सोचता है और चिंतन के कितने प्रकार होते हैं। यह जो चिंतन है यह सभी व्यक्तियों में निहित होता है। व्यक्ति ना चाहते हुए भी इस चिंतन को छोड़ नहीं सकता। हम अक्सर कहा करते हैं दूसरों से कि आप किसी भी विषय वस्तु के बारे में चिंतन मत करिए, लेकिन यह कहाँ तक संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक वह चिंतन तो करेगा ही करेगा। तो आइए देखते हैं कि चिंतन क्या है। यह जो चिंतन है इसे मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण से मिलने वाली मानसिक क्रियाओं का जोड़ तोड़ बताया है। और सिल्वर महोदय ने एक परिभाषा दिया था कि जो चिंतन है वह व्यक्ति के उद्दीपन तथा घटनाओं का प्रतीकात्मक चित्रण के द्वारा समस्या का समाधान करने में हमारी मदद करती है। यह परिभाषा सिल्वरमैन महोदय ने दिया था। अब थोड़ा सा हम यह देखें कि जो भी व्यक्ति चिंतन करते हैं तो चिंतन करने के उपकरण या साधन क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं चिंतन के उपकरण या साधन। हम लोग देखेंगे क्या चिंतन के उपकरण या साधन, मतलब किस किस तरीके से कोई बालक या व्यक्ति चिंतन करता है। तो जो चिंतन करने के उपकरण या साधन में जो पहला साधन होता है वह होता है प्रतिमा के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतिमा के आधार पर। जो व्यक्ति होते हैं या जो बालक होते हैं वह अपना अनुभव प्रतिमा के आधार पर व्यक्त करते हैं। जो भी हम देखते हैं उसे कहते हैं दृश्य प्रतिमा, और जो सुनते हैं वह है श्रव्य प्रतिमा। मतलब दृश्य और श्रव्य प्रतिमा के आधार पे व्यक्ति चिंतन का कार्य करता है। जैसे जैसे आपके सामने मैं ये मार्कर दिखाऊं और पूछिए क्या है, तो आप कहेंगे ये मार्कर है। तो आपके सामने ये मार्कर दिख रहा है, मतलब ये कि आप इसका दृश्य प्रतिमा बनाएंगे और देखने के बाद इसके बारे में यह सोचेंगे, चिंतन करेंगे कि यह कैसे बना होगा, इसकी लंबाई क्या हो सकती है, इसका व्यास क्या हो सकता है, इस पे कितनी लागत आए होंगे, यह किन किन रंगों में हो सकता है। तो आपके सामने दिखा रहे हैं, तो आपके सामने यह दृश्य प्रतिमा है। लेकिन सपोज करिए कि आपके सामने से मार्कर को हटा दें और हम कहें कि एक ऐसा वस्तु है जिसके द्वारा व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है, लिखने के बाद वो ब्लैक कलर का चलता है, उसकी लंबाई 6 इंच 5 इंच जो भी होती है। तो आपको मैंने दिखाया नहीं, लेकिन मार्कर के बारे में बता दिया। जब मार्कर के बारे में बताया तो आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में एक प्रतिमा बनाएंगे। और प्रतिमा किस तरीके से बना रहे हैं, तो सुन के बना रहे हैं। और उसके बाद आप चिंतन करना शुरू कर देंगे कि ये इस तरीके से है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो आपने चिंतन तो किया, लेकिन किसके आधार पे? प्रतिमा के आधार पे। तो जो पहला चिंतन का उपकरण या साधन होता है वह किसके आधार पे होता है? प्रतिमा के आधार पे होता है। जो दूसरा चिंतन का उपकरण या साधन होता है इसे कहते हैं भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर व्यक्ति कैसे चिंतन करता है? बिल्कुल करता है। भाषा के आधार पे भी व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करता है। अर्थात जब हम चिंतन कर रहे होते हैं तो हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं। किससे बात करते हैं? अपने आप से बात करते हैं। और जो अपने आप से, जो हमारे अंदर से आवाज निकलती है उसे हम आंतरिक भाषण कहते हैं। उसे हम कौन सी भाषण कहते हैं? आंतरिक भाषण कहते हैं। जैसे जैसे आप कोई काम करते हैं तो यह सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि ये मैं करूं या ना करूं, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो आपके अंदर से आवाज आती है वह क्या है? आंतरिक भाषण है। और जो आंतरिक भाषण, जो आपके अंदर से आवाज आई, क्या इसका मतलब आप समझते नहीं हैं? बिल्कुल समझते हैं। उसके आंतरिक भाषा को आप समझते हैं। और जब आंतरिक भाषा को आप समझ लिए तो आपके अंदर से आवाज आई, आंतरिक भाषण आया कि इस काम को करिए या इस काम को नहीं करिए।
तो उसके आधार पे व्यक्ति क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है। तो जो अगला उपकरण या साधन होता है वह किसके आधार पे होता है, भाषा के आधार पे होता है। जो नेक्स्ट चिंतन के उपकरण या साधन होते हैं वह होता है सम प्रत्यय के आधार पर। किसके आधार पर, सम प्रत्यय के आधार पर। भिन्न भिन्न विषय वस्तु का बालक या व्यक्ति के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार का संप्रत्यय होता है। संप्रत्यय को आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसे हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब किसी ना किसी विषय वस्तु का बालक के मस्तिष्क में किसी ना किसी तरीके का संप्रत्यय रहता है और व्यक्ति या बालक भिन्न भिन्न घटना या भिन्न भिन्न वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न संप्रत्यय के आधार पे चिंतन करता है। जैसे जैसे आप कहीं जा रहे हो और जाते जाते आपको बहुत प्यास लग गई हो, तो जब प्यास लगी तो आप यह सोचते हो कि काश कोई दुकान रहता जहां से पानी खरीदता या पी लेता। अब अगर आप दूसरे दिन घर से बाहर निकले और आपकी गाड़ी पंचर हो गई, तो गाड़ी पंचर हो गई तो आप क्या यह सोचते हैं क्या कि कोई दुकान रहता जहां पानी मिलता और पानी पी लेते ना। आप यह सोचते हैं कि कोई दुकान रहती गाड़ी वाली जहां हम पंचर को बनवाते और आगे चल जाते। मतलब ये कि भिन्न भिन्न घटनाओं के बारे में भिन्न भिन्न संप्रत्यय के आधार पर आप क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। जो चौथा चिंतन के उपकरण या साधन होते हैं वह होता है प्रतीक एवं चिन्ह के आधार पे। किसके आधार पे, प्रतीक एवं चिन्ह के आधार पर। एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेरिंग, दूसरे थे लैगफील्ड और एक और थे जिनका नाम था बिल्ड। बेरिंग, लैगफील्ड और बिल्ड महोदय ने कहा कि प्रतीक एवं चिन्ह मोहरे एवं गोटियां हैं। क्या हैं, मोहरे एवं गोटियां हैं जिसके आधार पे चिंतन से संबंधित बड़े बड़े खेलों को जीता जा सकता है। यह परिभाषा पूछता है चिंतन के संदर्भ में कि बेरिंग, लैगफील्ड और बिल्ड महोदय ने क्या कहा। तो बेरिंग, लैगफील्ड और बिल्ड महोदय ने कहा कि प्रतीक एवं चिन्ह मोहरे एवं गोटियां हैं जिसके आधार पे चिंतन पर आधारित बड़े बड़े गेम को क्या किया जा सकता है, जीता जा सकता है। तो ये रहे आपके चिंतन के उपकरण या साधन। चिंतन के उपकरण या साधन। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि चिंतन के उपकरण या साधन हैं तो कौन कौन से हैं, पहला है प्रतिमा के आधार पर, दूसरा है भाषा के आधार पर, तीसरा है कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय के आधार पर और चौथा है प्रतीक एवं चिन्ह के आधार पर। मित्रों, ये तो रहा आपका चिंतन के उपकरण या साधन। अब हम बात करते हैं कि यह जो चिंतन होता है यह कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं कि चिंतन कितने प्रकार का होता है। आप देखते हैं कि आपके किताबों में कहीं कहीं लिखा रहता है चिंतन के 2 प्रकार होते हैं, कहीं 3 प्रकार होते हैं, कहीं 4 प्रकार होते हैं। मतलब भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न प्रकारों को बताया गया है। आइए देखते हैं चिंतन के प्रकार। तो यह जो चिंतन के प्रकार होते हैं यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछे कि चिंतन के कितने प्रकार हैं तो चिंतन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। जो पहला होता है उसे हम कहते हैं स्वली चिंतन। पहले को क्या कहते हैं, स्वली चिंतन। अब यह देखेंगे कि यह स्वली चिंतन क्या होता है। स्वली चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति काल्पनिक विचारों या अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। स्वली चिंतन के अंतर्गत क्या होता है, स्वली चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों या इच्छाओं को क्या करता है, प्रकट करता है। किस किस चीज को प्रकट करता है, काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं को क्या करता है, प्रकट करता है। मतलब आप देख रहे हैं जब हम कल्पना करते हैं तो कल्पना करते समय जब भी हम किसी विषय वस्तु के बारे में कल्पना करते हैं तो किस चिंतन के द्वारा, स्वली चिंतन के द्वारा। यहां से एक हिटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वप्न चित्रण
स्वप्न चित्रण किस चिंतन के उदाहरण हैं? तो जो स्वप्न चित्रण होते हैं वह स्वल चिंतन के उदाहरण होते हैं। जो आप सपना देखते हैं, आप जब सपना देखते हैं तो आपके सपने में जो दृश्य दिखाई देता है, जो चित्र दिखाई देता है, क्या वह हकीकत होता है? नहीं, हकीकत नहीं होता है। वह कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और जब काल्पनिक होता है तो स्वल चिंतन के अंतर्गत आएगा। जहां भी व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करता है वह वहां पे कौन सा चिंतन आएगा? वहां पे स्वल चिंतन आएगा। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वप्न चित्रण किस चिंतन के उदाहरण है? तो जो स्वप्न चित्रण होता है वह स्वल चिंतन के उदाहरण होते हैं। मित्रों, जो अगला चिंतन होता है, चिंतन के प्रकार में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो अगला चिंतन होता है इसे हम कहते हैं अभिसारी चिंतन। कौन सा चिंतन कहते हैं? अभिसारी चिंतन। यह जो अभिसारी चिंतन होता है इसे हम केंद्रीय वृत्त चिंतन या इसी को हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। देखिए, यह जो तीसरा चिंतन है इसे हम अभिसारी चिंतन या इसी को हम केंद्रीय वृत्त चिंतन या इसी को हम निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। अब यह क्या होता है? यह जो अभिसारी चिंतन होता है इसमें जो भी बालक होता है वह एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय वस्तु के बारे में क्या करता है? चिंतन करता है। और जब एक समय में बालक एक ही विषय वस्तु के बारे में चिंतन करेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उसकी सोच होती है वह कैसी होती है? वह एकांकी होती है। जो उसकी चिंतन होती है वह कैसी होगी? एकांकी होगी। मतलब ये कि बालक एक ही केंद्र में चिंतन करेगा ना। तो जब भी ऐसा पूछे कि जब बालक एक समय में सिर्फ और सिर्फ किसी एक विषय वस्तु के बारे में चिंतन करता है तो वह कौन सा चिंतन कहलाता है? तो वह अभिसारी चिंतन कहलाता है, या उसे केंद्रीय वृत्त चिंतन कहते हैं, या उसी को हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो प्रगतिशील बालक होते हैं, प्रगतिशील बालकों में कौन सा चिंतन देखने के मिलता है? तो जो प्रगतिशील बालक हैं उसमें अभिसारी चिंतन या कह सकते हैं केंद्रीय वृत्त चिंतन या कह सकते हैं निगमनात्मक चिंतन पाया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभिसारी चिंतन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रगतिशील बालकों में कौन सा चिंतन निहित होता है? तो प्रगतिशील बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। जो आगे बढ़ते हैं चिंतन के प्रकार में, जो अगला प्रकार होता है चिंतन का वह होता है अपसारी चिंतन। इस अपसारी चिंतन को हम केंद्रीय वृत्त चिंतन या इसी को हम आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन में क्या होता है? इस चिंतन में बालक एक समय में एक साथ भिन्न भिन्न विषय वस्तु के बारे में चिंतन करता है। मतलब यहां पे जो बालक की जो चिंतन करने की जो शैली होती है वह एक केंद्र में नहीं होती है, वह भिन्न भिन्न दिशाओं में एक ही साथ बालक क्या करता है? चिंतन करता है। कभी किसी और के बारे में सोचेगा एक ही समय में, कभी किसी और के बारे में सोचेगा एक ही समय में ना। तो यहां पे देख रहे हैं कि जो बालक का जो चिंतन का जो केंद्र होता है वह कैसा होता है? विकेंद्रीवृत्त होता है। मतलब एक केंद्र में, मतलब एक विषय वस्तु के बारे में नहीं सोचता है, भिन्न भिन्न विषय वस्तुओं के बारे में सोचता है। तो अपसारी चिंतन का मतलब ये कि जब बालक एक समय में एक से अधिक विषय वस्तु के बारे में चिंतन करता है तो उसे हम कौन सा चिंतन कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं, या इसी को हम विकेंद्रीवृत्त चिंतन कहते हैं, या इसी को हम आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। इस चिंतन में जो बालक की सोच होती है वह एकांकी नहीं होती, वह एकांकी नहीं होती। पूछता है कि किस चिंतन में बालक की सोच एकांकी होती है और किस चिंतन में बालक की सोच एकांकी नहीं होती? तो अभिसारी चिंतन में बालक की सोच एकांकी होती है और अपसारी चिंतन में बालक की सोच एकांकी नहीं होती। और सृजनात्मक बालकों में, किस बालकों में? सृजनात्मक बालकों में
कौन सा चिंतन पाया जाता है? तो सृजनात्मक बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि प्रगतिशील बालकों में कैसा चिंतन पाया जाता है, तो प्रगतिशील बालकों में अभिसारी चिंतन, और सृजनात्मक बालकों की बात करें तो सृजनात्मक बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। जब चिंतन के प्रकार में हम आगे बढ़ते हैं तो जो चौथा प्रकार मिलता है उसे हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन। देखते हैं आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है। जब किसी तथ्य या घटना को स्वीकार करने से पहले हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो ऐसे चिंतन को हम क्या कहते हैं? आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। मित्रों, यह जो आलोचना होता है यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो उसके गुण और दोष के बारे में दोनों बात करते हैं। तो आलोचनात्मक चिंतन की परिभाषा होती है कि जब किसी तथ्य या घटना को स्वीकार करने से पहले उसके गुण और दोष का पता लगाते हैं, तो यह किस चिंतन के द्वारा? तो यह आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा। जैसे आप मार्केट में आपको मोबाइल लेना है, तो आप मोबाइल लेने से पहले अर्थात कह सकते हैं तथ्य या घटना को स्वीकार करने से पहले आप विभिन्न प्रकार के विभिन्न मॉडलों के बारे में जानते हैं कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, किसका कैमरा अच्छा है, किसका डिस्प्ले अच्छा है, किसका रैम अच्छा है, किसमें अधिक स्पेस है। तो आप देख रहे हैं कि आप आलोचना करते हैं, आलोचना में अच्छाई और बुराई दोनों जानते हैं। आपने भी मोबाइल लिया नहीं, लेकिन मोबाइल लेने के पहले आलोचना करके जाना कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन सा मोबाइल नहीं अच्छा है। तो जब आप मोबाइल लेने से पहले जो चिंतन करते हैं मोबाइल के बारे में कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि मोबाइल अर्थात तथ्य या घटना को स्वीकार नहीं किए, खरीदे नहीं, लेकिन उसके पहले उसके बारे में क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे चिंतन को हम कौन सा चिंतन कहते हैं? तो ऐसे चिंतन को हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चिंतन के कितने प्रकार होते हैं? तो चिंतन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कभी कभी आपको मैंने पहले ही बताया, कभी कभी किसी बुक में 2, 3, 4 दिया रहता है, लेकिन यहां पे देखिए चिंतन के 4 प्रकार हैं। पहला स्वली चिंतन। स्वली चिंतन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वप्न चित्रण किस चिंतन के उदाहरण है? तो स्वप्न चित्रण स्वली चिंतन के उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चिंतन में बालक की सोच एकांकी होती है? तो अभिसारी चिंतन में बालक की सोच एकांकी होती है। किस चिंतन में बालक की सोच एकांकी नहीं होती? तो अपसारी चिंतन में बालक की सोच एकांकी नहीं होती। कौन सा चिंतन प्रगतिशील बालकों में पाया जाता है? तो अभिसारी चिंतन प्रगतिशील बालकों में पाया जाता है। कौन सा चिंतन सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है? तो अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। कहता यह है कि जब किसी वस्तु को स्वीकार करने से पहले, तथ्य या घटना को स्वीकार करने से पहले उसमें गुण दोषों का पता लगाते हैं, तो किस चिंतन के द्वारा? तो आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज चिंतन जो बताया गया है, चिंतन के उपकरण या साधन जो बताए गए हैं, चिंतन के जो प्रकार बताए गए हैं, यह आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जो भी पूछे गए हैं या जिनका उम्मीद है कि यह पूछा जा सकता है, वह अगली वीडियो में आपके साथ हम लेके आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो बताया गया है वह आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं भी थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने जवाब या कोई सुझाव हो तो मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।